जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज का चर्चा का विषय है 7 जेपीएससी मेंस के जो पेपर थे, पेपर 3 के जो प्रश्न है उन पर क्या करेंगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मेंस राइटिंग के लिए मैं अलग से क्या आप सबके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार जेपीएससी में प्रश्न आते हैं, मेंस के जो पेपर है वो किस प्रकार आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। और याद रखिएगा, झारखंड से जुड़े हुए डिफरेंट एग्जाम के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला पेपर क्या है ना, पहला पेपर 3 के जो पेपर वो क्या है, सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हैं, जिनमें 200 मार्क्स याद रखना है। 100 मार्क्स जो है हिस्ट्री पर डिवाइडेड है और 100 मार्क्स किसके लिए है ना, ज्योग्राफी के लिए है। ठीक है, चलिए समय आपको कितना मिल रहा है, 3 घंटा। उस समय 2021 में इसका सब्जेक्ट कोड कितना था, तो 16 सब्जेक्ट कोड था। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीसीएमई 21 अर्थात 2021 का एडवर्टाइजमेंट के क्या है ना, एग्जामिनेशन के पेपर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री के सेक्शंस कहें या ज्योग्राफी के सेक्शंस, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहली बात, पहला जो सेक्शन है उसमें जो है 1 से लेकर 10 तक क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। और इस सेक्शन में आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स, कुल मिलाकर कितने हो गए, 20 मार्क्स। ठीक है, और याद रखिएगा सेक्शन 2 में 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं और उन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको आंसर कितने करना है, 2, जिनमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ना, ईच जो मार्क्स है वो 40 के हैं, तो 40 और 2 हो गए 80 और 20 कितने हो गए, कुल 100। ठीक सेम इसी प्रकार का पैटर्न क्या है ज्योग्राफी में है। वहां भी आपको पहले सेक्शन में 1 से लेकर 10 तक क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। जबकि सेकंड सेक्शन में आपको क्या करना है, लॉन्ग 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न जो कि 40 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग उत्तरीय याद रखिएगा, तो उनमें से भी आपको सॉल्व करने, तो कुल मिलाकर 100 हो गए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हिस्ट्री के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर दिख रहा है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी। ओब्वियसली ये किसकी बनी हुई थी, तो कांसे की बनी हुई थी। चलिए तो ये हो गया, अगर आपका पहला क्वेश्चन सही हो गया तो 2 मार्क्स आपको मिल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय प्रशासन किसका जो है असाधारण गुण है, तो चोल प्रशासन में जो ग्राम सभा के जो अधिकार थे वो जो है पूरे प्राचीन भारत के हैं या पूरे भारतीय इतिहास में किसी भी हम कह सकते हैं कि प्रशासन में नहीं पाया गया था, चाहे वो विजयनगर हो, चाहे गुप्ता हो या चाहे मुगल प्रशासन हो। तो चोल प्रशासन के याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन के लिए ही जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग जो है किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा दीवाने अर्ज। ये सैन्य विभाग के अंतर्गत होता था। दीवाने रिसालत जो है विदेश विभाग के अंतर्गत होते हैं। दीवाने अमीर कोही जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। और जो है याद रखिएगा ये 3, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा दीवाने अर्ज, इसका उत्तर होगा, जिसके अधीन जो है सैन्य विभाग था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी, तो क्या होगा इसका उत्तर, बहुत ही आसान है, इसका उत्तर क्या होगा, फरीद खान है ना। शेरशाह सूरी का रियल नेम क्या था ना, फरीद खान था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। दारा सिखो निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक थे, सफीनत अल उलिया, सकीनत अल उलिया, मजमा उल बहरौन या उपयुक्त सभी। ये प्रश्न क्या है ना, काफी डीप में जाकर के पूछा गया है, चूंकि दारा सिखो के बारे में आज तक जो है किसी भी हिस्ट्री बुक्स में डिटेल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो ये हम कह सकते हैं थोड़ा डीप में गया। बाकी 3 प्रश्न आपने देखा कि वो किताब से मिल जा रहे हैं। चलिए तो दारा सिखों के लिए याद रखिएगा, दारा सिखों ने मजमा उल बहरीन का भी लिखा है, सफीनत उल उलिया भी लिखा है, सकीनत उल उलिया भी लिखा है और उपयुक्त सभी। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आपको मैं बता दूं, मुजमल उल बहरीन में जो है हिंदू और मुस्लिम संस्कृति को जो है मिलाने को लेकर के जो है ये लिखा गया था, अर्थात 2 समुद्रों का मिलन। इसके अलावा सफीनत उल उलिया में सूफी संतों के बारे में लिखा गया है। सकीनत उल उलिया में जो है कादरी परंपरा के सूफियों के बारे में
बारे में चर्चा किया गया है। उन्होंने इसके साथ साथ और भी कई रचनाएं की हैं, जिनमें हसानत उल उलिया जो है, इनमें संतों के जीवन चरित्र के बारे में या संतों की वानियां लिखी गई है। तरीकत उल हकीकत जो है आध्यात्मिक मार्ग के लिए लिखा गया है। रिसाले हक नुमा अच्छा सूफी प्रथाओं का उस पर वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने 52 याद रखिएगा उपनिषदों को क्या किया था ना, फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम रखा था सीर ए अकबर। क्या रखा गया था? तो सीर ए अकबर। तो एक प्रकार से आप समझ पा रहे हैं कि संपूर्ण भारतीय मध्यकाल के इतिहास में, मुगल काल में, एक ऐसे शख्सियत के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो रही है जिसे हम कह सकते हैं कि जो अन्य से अलग थे और विद्वान थे, और उन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम संस्कृति को मिलाने का काफी कुछ प्रयास किया था। ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ऑल दी अबव, या उपयुक्त सभी जो है किसकी रचनाएं हैं? दारा सिकोह की रचनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा 1893 से लेकर 1895 में गठित किया गया। तो यहाँ जो है 1893 है, तो 1893 में जो है विलियम ग्लैडस्टोन जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ओपियम की खेती अर्थात अफीम की खेती को लेकर के क्या बनाया था? एक कमेटी का निर्माण किया था, या जांच करने के लिए जो एक राजकीय आयोग, एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा किसने बनाया था ना? विलियम ग्लैडस्टोन के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें कुल 9 सदस्य थे, ठीक है, जिनमें 2 भारतीय सदस्यों का भी चुनाव किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वो अपनी प्रथम यात्रा में डरबन से किस स्थान की ओर जा रहे थे? तो याद रखिएगा, वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन से वो कहां जा रहे थे? प्रिटोरिया जा रहे थे, और उन्हें पीटर मैरिट्सबर्ग में क्या किया गया ना, उन्हें फेंक दिया गया था। ठीक है, 1893 की घटना है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया जाने के समय में यह घटना घटी, और इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में 1894 में जो है नटाल इंडियन कांग्रेस, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में जो है गांधी जी के द्वारा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और आगे रंगभेद को लेकर के इन्होंने जो है कई आंदोलन चलाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो दिल्ली का प्रसिद्ध नारा किसे ने दिया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। 1943 में जो है ये नारा दिया गया था। कहां से? सिंगापुर से नारा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा कर दिया गया? उनकी सेहत खराब थी, सम्राज्ञी विक्टोरिया की हिरक जयंती थी, सरकार पर लोगों का दबाव था, या ईसाई मिशनरियों की तरह उनकी तरफ से याचिका दाखिल किया गया था? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी अब बहुत आसान है, आप सभी को ज्ञात है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया की हिरक जयंती के उपलक्ष्य में जो है उन्हें छोड़ दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटनागपुर के तरफ से 800 आदिवासियों ने भाग लिया था? यह प्रश्न याद रखिएगा, इसमें संथालों के द्वारा, लगभग संथालों के द्वारा जो है, और ताना भगतों ने जो है इस अधिवेशन में भाग लिया था। ध्यान में रखिएगा, संथाल एवं ताना भगत दोनों के द्वारा इस गया अधिवेशन में भाग लिया गया था। 1922 अर्थात 1922 में यह अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखिएगा, इस अधिवेशन का सबसे मुख्य विषय क्या है? इस अधिवेशन का सबसे मुख्य विषय है M सिंगारावेलु, है ना, जो मद्रास से जुड़े हुए थे। M सिंगारावेलु चेट्टियार, याद रखना आप सभी को कि M सिंगारावेलु चेट्टियार के द्वारा जो है M सिंगारावेलु चेट्टियार के द्वारा कांग्रेस में एक नई चीजें जोड़ी गई। अर्थात कौन सी चीजें जोड़ी गई? तो याद रखिएगा, कांग्रेस अब तक जो है यूनियन के वर्कर्स के द्वारा या यूनियन से क्या थे ना, बहुत दूर थे। तो M सिंगारावेलु चेट्टियार्स ने ये मत रखा या ये सिद्धांत रखा कि अब कांग्रेस का एक हिस्सा के रूप पर क्या होगा ना, वर्कर्स और उनके यूनियन को जोड़ा जाएगा, ताकि संपत्ति का सही तरीके से क्या हो, विभाजन हो। तो इस प्रकार जो है इसी अधिवेशन में क्या किया गया, कांग्रेस के द्वारा एक जो है प्रस्ताव पारित किया गया कि अब यूनियन लेबर यूनियंस भी क्या होंगे ना, कांग्रेस का ही हिस्सा होंगे। तो याद रखिएगा, M सिंगारावेलु चेट्टियार जो कि मद्रास के थे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर यही है
चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लिए देखिए अलग से मैं आपके सामने वीडियो लाऊंगा कि जिस पर किस प्रकार आप मेंस का राइटिंग करें ताकि आपको क्या मिले, अधिक से अधिक मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग मैंने आपको कहा कि हम आपको आज पैटर्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देंगे। तो अब तक आपने देखा कि हिस्ट्री के 10 प्रश्न थे। इन 10 प्रश्नों पर जो है कुल मिलाकर के 20 मार्क्स आपको दिए गए हैं और ये अनिवार्य है, अर्थात सारे प्रश्न क्या है आपको सॉल्व करने पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लॉन्ग प्रश्नों पर। पार्ट सेक्शन 2 के लॉन्ग प्रश्न हिस्ट्री के। यहां आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और इनमें से झारखंड हिस्ट्री से एक प्रश्न रहेगा, बाकी 3 जो है भारतीय इतिहास से जुड़े हुए रहेंगे। एक रहेंगे आपके प्राचीन भारत से, एक जो है मध्यकालीन भारत से, और एक होगा मॉडर्न भारत से, मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, आपको करने कितने हैं, आपको केवल 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है। 40 मार्क्स के हैं तो 600 शब्दों तक जो है आपको क्या करने, इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न जो है प्राचीन भारत से क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। इसका अर्थ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सबसे मुख्य विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं को आपको क्या करना, उकारना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बृहद निर्माण थे, व्यापार वाणिज्य को उकारना है, इसके साथ साथ जो है आप एग्रीकल्चर को उकारना है। तो जो विशेषताएं थी इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो निर्माण प्रक्रिया थी, मोहनजोदड़ो की जो निर्माण प्रक्रिया था उसे भी क्या करना होगा, उकारना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शेरशाह सूरी के उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी का झारखंड से भी क्या है संबंध है, तो ये प्रश्न भी जो है झारखंड से जुड़ा हुआ है। प्रयास करेंगे जब आप शेरशाह सूरी की उपलब्धियों के बारे में व्याख्यान करें तो इनके झारखंड के ऊपर जो आक्रमण हुआ था, महाराज चेरों के साथ जो इनके संघर्ष हुआ था उसको भी देने का प्रयास करेंगे कि महाराज चेरों के साथ संघर्ष हुआ था, किस प्रकार संघर्ष में विजय हुए थे। इनको अगर आप देंगे तो क्या होगा, आपको अधिक से अधिक मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। ये तो एक बहुत हम कह सकते हैं कि इस पर लिखने के लिए बहुत कुछ है कि महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार की भूमिका निर्वाह किया गया था, कैसे राष्ट्रवादी या राष्ट्र शब्द को उन्होंने जोड़ करके, महिलाओं को जोड़ करके, हरिजन्स को जोड़ करके, सभी अर्थात समाज के सभी व्यक्तियों को लेकर के उन्होंने जो है किस प्रकार जो है आंदोलन किया और भारत को धीरे धीरे आजादी की ओर आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप। इसके अलावा चौथा प्रश्न याद रखिएगा, चौथा प्रश्न जो है वो किसका होगा, झारखंड का होगा। और मैंने इस प्रश्न को कल अपने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था। आफ्टर बिरसा मुंडा मूवमेंट द स्ट्रगल्स ऑफ ट्रैवल्स ऑफ झारखंड गिव अप इट्स मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथोडोलॉजी एंड टुक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल कॉज, हाउ फार डू यू एग्री विद दिस। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपने उग्रवादी और हिंसावादी स्वरूप को त्याग कर संवैधानिक शांतिपूर्ण स्वरूप को अपना लिया। आप कहां तक इस कथन से जो है सहमत है। गौर से अगर देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हो जाता है 1767 में और लगभग 1900 तक, जब तक कि बिरसा मुंडा जी की मृत्यु ना हो जाए तब तक जो है क्या है ना, झारखंड में अलग अलग प्रकार से सशस्त्र विद्रोह हुए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ साथ CNT एक्ट आ जाता है और इसके जो है कई प्रशासनिक परिवर्तन हो जाते हैं और इस प्रकार जो सशस्त्र विद्रोह वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो बिरसा मुंडा जी का आंदोलन अर्थात 1895 जो है एक क्या है ना, ये एक बहुत बड़ा पड़ाव माना जाता है झारखंड के हिस्ट्री में, जनजातीय विद्रोह के इतिहास में। अर्थात इसके बाद अंग्रेजों को भी पीछे हटना पड़ा और इसी का परिणाम क्या था, इसी का परिणाम याद रखिएगा 1908 में जो है CNT एक्ट बन करके बाहर आया और सबसे बड़ी समस्या जो झारखंड की थी वो समाप्त हो गई। और JPSC में CNT एक्ट को लेकर के भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उसके बाद जो सशस्त्र विद्रोह का स्वरूप था वो बदलना शुरू हो गया और आपने देखा कि 1914 में ताना भगतों के द्वारा जो है जो आंदोलन शुरू किया गया वो किस प्रकार के थे, तो वो अहिंसक नॉन वायलेंस प्रकार के थे, जो बाद में जाकर गांधी जी के सिद्धांतों से मैच कर जाते हैं और गांधी जी और ताना भगत दोनों मिल करके जो है झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं। तो यहाँ हमें राष्ट्रीय आंदोलन को भी दिखाना है और ये भी दिखाना है कि बिरसा मुंडा जी के
पूर्व 1767 से लेकर 1895 तक झारखंड में जो स्वरूप था विद्रोह का वो किस प्रकार था, और 1900 अर्थात बिरसा मुंडा जी की मृत्यु के बाद जो आंदोलन का स्वरूप था वो किस प्रकार था। इन दोनों को दिखा करके आपको क्या करना है, यहां पर उत्तर देना है। ठीक है, चलिए, तो ये था हिस्ट्री के प्रश्न। आपने देखा हिस्ट्री के 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एक पूछा गया है प्राचीन भारत से, दूसरा मध्यकाल से, तीसरा जो है आपने देखा मॉडर्न से महात्मा गांधी पर, और चौथा पूछा गया था बिरसा मुंडा पर। एक प्रश्न याद रखिएगा झारखंड से जरूर पूछा जाएगा, और इस सेक्शन को अगर आप मजबूत कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से क्या है सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। चूंकि आप झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं तो जो क्वेश्चन चेक करने जो है जो एग्जामिनर है वो ये इन चीज़ों को समझते हैं कि इनका झारखंड के प्रति कितना नॉलेज है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ज्योग्राफी के प्रश्नों पर जो है चर्चा करेंगे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री में 100 मार्क्स, ठीक उसी प्रकार ज्योग्राफी में क्या है 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। सेम प्रकार के प्रश्न है। प्रश्न एक क्या है वो अनिवार्य है, जहां आपको 2 अंक मिलते हैं, और उस ज्योग्राफी में भी 4 प्रश्न रहेंगे, और उन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या कुछ है। वैगनर के अनुसार महाद्वीप प्रभावित हुए थे। एक तो वैगनर के अनुसार महाद्वीप जो है टाइडल फोर्स के कारण क्या है भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित हुए, और याद रखिएगा पश्चिम की ओर, चूंकि पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी का घूर्णन गति है, तो उनके अनुसार जो है भूमध्य रेखा की ओर स्थलखंड प्रभावित होंगे और पश्चिम की ओर क्या है प्रभावित होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देख लेते हैं। शीतोष्ण चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन्स जो है मूल रूप से कहां उत्पन्न होते हैं, तो इसका उत्तर याद रखिएगा 35 से 65 डिग्री तक जो है टेम्परेट साइक्लोन्स क्या हैं उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ओशियंस, महासागरों का औसत तापमान क्या है। महासागरों का औसत तापमान सबसे अधिक कहां पाया जाता है, तो याद रखिएगा 20 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश में, चाहे वो उत्तर या दक्षिण, यहां पर अर्थात कर्क रेखा के आसपास महासागरों का तापमान सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे पोल्स की ओर जाएंगे तो तापमान धीरे धीरे नेगेटिव होते चला जाएगा, और ओवरऑल ये माना जाता है कि 63 फ़ारेनहाइट जो है क्या है महासागरों का तापमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, कौन से नदी के किनारे कारगिल लोकेटेड है, सुरू नदी के किनारे जो है कारगिल लोकेटेड है। ये ले के बाद दूसरा बड़ा क्या है ना शहर है। चलिए तेनू घाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, एकदम जो है याद रखिएगा झारखंड का प्रश्न है। तेनू घाट पावर प्रोजेक्ट याद रखिएगा ये ताप विद्युत के लिए जाने जाते हैं, और दामोदर नदी पर जो है तेनू घाट डैम बनाया गया है। ठीक है, कब बनाया गया था, तो 1973 में तेनू घाट डैम बनाया गया। ये एक मिट्टी का डैम है, अर्थात अर्थेन डैम है, एशिया का सबसे बड़ा, ध्यान में रखिएगा अर्थेन डैम, मिट्टी का डैम माना जाता है इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस पर और भी चर्चा कर लेते हैं। तेनू घाट जो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड है, इसमें अभी 2 यूनिट कार्य कर रहे हैं। इनमें से पहला यूनिट जो है 1996 में चालू हो गया था, और सेकेंड यूनिट भी कब चालू हो गया था, तो 1997 में चालू हो गया था। दोनों को कुल मिलाकर के 420 मेगावाट क्या है ना क्षमता है। हालांकि इससे बढ़ाने की योजना चल रही है, और इसे बढ़ाने पर जो है काम चल रहा है। ये कहां स्थित है, तो याद रखिएगा लालपनिया, गुमिया, बोकारो में स्थित है। ठीक है, लालपनिया, गुमिया और बोकारो, ये इसका क्या है लोकेशन है। चलिए आगे और भी मैं बता दूं, तेनू घाट विद्युत निगम लिमिटेड, तेनू घाट टीवीएनएल की स्थापना कब हुई थी, तो टीवीएनएल की स्थापना ध्यान में रखिएगा, टीवीएनएल की स्थापना जो है 1987 में हुआ था। नवंबर 1987 में जो है तेनू घाट विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार तेनू घाट डैम ना केवल झारखंड, ना केवल भारत, बल्कि पूरे एशिया में जो है क्या है ना सबसे अनोखा डैम और मिट्टी का डैम माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH44, कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक, जो पहले NH7 था अब वो NH44 हो गया नए नामकरण के हिसाब से। चलिए द्वै तारक परिकल्पना किससे प्रतिपादित किया गया था, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, ये रसेल के द्वारा 1937 में जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो चलिए ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न, अपर्दन का कौन सा कारक जो है जीवजेन का निर्माण करता है। अपर्दन का जो पवन का जो कारक है वो जीवजेन का निर्माण करता है। पवन के जितने भी निर्माण है उसमें क्या विशेषताएं होती है ना, पवन जो है लगभग भूमि से सटते हुए जो है धूल या बालुओं को क्या है उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इस क्रम में जो चट्टानें पड़ती है नीचे क्षेत्र में वो कट जाती है, ऊपर वाला हिस्सा जो वो दिखने लगता है। तो विशेष प्रकार के ऐसे कई और रचनाएं हैं, जैसे याद रखिएगा मशरूम रॉक,
पत्रक सेल, ज्यूजेन, ड्राई कंटर, यारदांग, इंसलबर्ग, सैंड ड्यून्स, बरखान, लोएस, पलाया। तो कुछ तो अपरदित है और कुछ क्या है, निक्षेपित है। कुल मिलाकर के पवन के द्वारा जो है 10 या 12 प्रकार के क्या क्या है ना, निर्माण किए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से पूछा जा रहा है, चूंकि परसेंटेज का साइन है कि कहां सबसे अधिक जो है जनजातियां पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, खूंटी में कितना प्रतिशत है? तो 73.25% है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, सीमडेगा में कितना परसेंट है? तो 70% है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा गुमला में कितना परसेंट है? तो 68% है। और उसके बाद क्या होगा, वेस्ट सिंहभूम है ना, वेस्ट सिंहभूम में कितना परसेंट है? तो 67% है। तो अगर हम लोग सजाएंगे, क्रम में सजाते हैं, तो पहले आएगा खूंटी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा सिमडेगा, फिर क्या आएगा, गुमला, और फिर आएंगे पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो अब हम लोग अपने देख लेते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव बड़ा पाया जाता है? तो खूंटी, सिमडेगा और गुमला। चूंकि खूंटी, सिमडेगा, गुमला के बाद अगर पश्चिमी सिंहभूम होता तो फोर्थ आंसर होता, लेकिन 3 ही दिए गए हैं, तो खूंटी, सिमडेगा और गुमला क्या होगा, इसका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहां जो है सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, पलामू, गढ़वा और लातेहार, यहां जो है मूल रूप से 25% क्षेत्र क्या है ना, सिंचित क्षेत्र, और जो कि सर्वाधिक है पूरे झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। ये था 10 प्रश्न, याद रखिएगा किसके, तो ज्योग्राफी के, जिस पर आपको जो अनिवार्य है आपको सॉल्व करना। तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे। और अब हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? तो लॉन्ग क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। यहां भी आपको क्या है ना, 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो है चक्रवात पर पूछा गया है। उष्ण कटिबंधीय, चूंकि उस समय जो है आप देख पा रहे थे कि उस समय क्या था ना, 2021 से पूर्व बहुत सारे चक्रवात आए, तो उसे ही करंट मुद्दा बना करके प्रश्न पूछा गया था। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मौसम का वर्णन कीजिए। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं और कौन से मार्ग से गुजरते हैं? तो ये आपको बताना है, इस पर आपको लिखना है। भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण और उसकी प्राकृतिक वनस्पति अर्थात रेनफॉल और नेचुरल वेजिटेशन के बीच में जो अंतर संबंध है, उसे आपको क्या करना है, बताना है कि वर्षा का ही पैटर्न फॉलो किया जाता है और उसी हिसाब से प्राकृतिक वनस्पतियों को वृद्धि होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। चलिए, और डायग्राम देना ना भूले कहीं भी, चाहे वो याद रखिएगा, चाहे वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो या चाहे भारत में वार्षिक वर्षा का वितरण, इन दोनों में डायग्राम जहां भी जरूरत पड़े डायग्राम देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को और आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह और इस्पात के उद्योग की स्थापना और विकास में सहायक कारकों की समीक्षा करें। एक तो आपको यह बताना है कि भारत में जो लौह और इस्पात उद्योगों का जो केंद्र है, चाहे वो जमशेदपुर हो चाहे वो विशाखापट्टनम हो, है ना, तो ये जो केंद्र, उन केंद्रों की पहले समीक्षा करनी है। और अगर आप बहुत स्पष्ट तौर पर जमशेदपुर में जो टाटा की स्थापना की गई थी, उनके लिए इनको कोयला कहां से मिलता है, इनको पानी कहां से मिलता है, इनके लिए मार्केट कौन सा है, अगर इसको लेकर के आप झारखंड के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मार्क्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पैटर्न बनाकर आंसर शीट तैयार करना होगा। चलिए और देखिए नेक्स्ट वाला भी प्रश्न क्या है, झारखंड में कोयले की उत्पत्ति और वितरण पर चर्चा करें। तो कोयले की जो क्षेत्र है अर्थात कर्णपुरा, दामोदर क्षेत्र, कर्णपुरा का क्षेत्र जो है, इन संपूर्ण क्षेत्र पर आपको क्या करना होगा, इसकी उत्पत्ति और वितरण पर क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण चर्चा करना पड़ेगा। तो ये कुल 4 प्रश्न थे ज्योग्राफी से, लॉन्ग क्वेश्चन थे। याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर अर्थात किस प्रकार से मेंस में हम लोग राइटिंग करेंगे, उसके लिए जो है मैं अलग से आप सबके सामने क्लास लेकर के आऊँगा। फिलहाल आप सभी को आज ये एक चर्चा हम लोगों ने किया कि किस प्रकार 7 जेपीएससी में जो है मेंस के पेपर पूछे गए थे, और आज हम लोग पेपर 3 पर इस पर चर्चा की है। आगे सभी पेपर जो है धीरे धीरे आप सबके सामने रखा जाएगा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले ईगल आईएएस स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।